मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का हार्दिक और स्वागत अभिनंदन है। आज मैं भूगोल की कक्षाओं के साथ एक बार फिर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत रिसोर्स को पढ़ेंगे और ख़ासकर इसमें नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है वो दो चीज़ें हैं, एक नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है मिनरल्स खनिज संसाधन। इन दोनों के बारे में आज इस लेक्चर में हम प्रयास करेंगे कि ये दोनों कंप्लीट हो जाएं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये जान लेना है कि रिसोर्सेज है क्या, संसाधन क्या होते हैं। वास्तव में संसाधन जो अर्थ की दृष्टि से देखें तो ये दो शब्द से मिलकर के बना है, री और सोर्स। री का मतलब होता है पुनः या बार बार और सोर्स का मतलब होता है साधन, अर्थात ऐसे साधन जिनको हम बार बार या दीर्घ अवधि तक इस्तेमाल करते हैं उसी को रिसोर्सेस कहते हैं। ये उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका अर्थ ही निकलता है। लेकिन वास्तव में कोई भी ऐसा साधन जो मनुष्य के कार्य में सहायता प्रदान करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, और वो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, वही रिसोर्सेज है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कोई भी वस्तु या तत्व या पदार्थ जो मनुष्य के कार्यों में सहायता प्रदान करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो दिखाई दे रहा हो चाहे न दिखाई दे रहा हो, उसको हम रिसोर्सेज कहेंगे। प्रसिद्ध जिम्मरमैन विद्वान जो संसाधन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते। अर्थात संसाधन जो हैं मतलब उनको मनुष्य अपने ज्ञान और समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी और तकनीकी के साथ साथ किसी भी वस्तु या तत्व की गुणवत्ता को जान लेता है, और जब वो वस्तु या तत्व मनुष्य के लिए लाभदायक हो जाता है तो वही मुख्य रूप से संसाधन कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे एक पदार्थ था कोयला, तो कोयला आदिमानव के लिए एक पड़ा हुआ या जमीन में दबा हुआ काला पत्थर था जिसका प्रयोग वो करना नहीं जानता था। उसमें कौन कौन से गुण विद्यमान हैं इसको वो मनुष्य नहीं जानता था। लेकिन समय के साथ साथ और तकनीकी और मनुष्य की बौद्धिक कार्य कुशलता बढ़ने के साथ साथ उसने कोयले के अंदर स्थित गुणधर्म को पहचान लिया और ये पता लगा लिया कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, इससे हम बहुत बड़ी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो आज वही कोयला मनुष्य के लिए संसाधन बन गया। पहले संसाधन के रूप में नहीं था, एक काला पत्थर के रूप में व्यर्थ पड़ा रहता था। तो वही आज जो क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे बहुत से तत्व या पदार्थ हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन जब तक उस तत्व या पदार्थ की उपयोगिता को मनुष्य नहीं जान लेता है या वो तत्व या पदार्थ मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, तब तक वो संसाधन नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। मनुष्य समय के साथ और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उस साधन में उपलब्ध गुणों को पहचान लेता है और वही मनुष्य के लिए संसाधन बन जाते हैं। जैसे मैं और चीज़ बता दूं, आपको उदाहरण दे दूं, जैसे दामोदर नदी बेसिन, कोसी नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी, चाइना की ह्वांगहो नदी, ये सब जो रिवर हैं, एक समय ऐसा था कि टेनेसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत बड़ी तबाही मचाती थी। दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल, झारखंड, इन क्षेत्रों में, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में बहुत तबाही मचाती थी। इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। तो ये सब एक रिसोर्सेज नहीं थे, ये एक प्रकृति के ऐसे फैक्टर थे जो विध्वंसात्मक कार्य करते थे और मनुष्य के गतिविधियों में हस्तक्षेप डालते थे, नुकसान पहुंचाते थे।
लेकिन मनुष्य ने उस जल की गुणवत्ता को पहचान लिया समय के साथ साथ, और तकनीकी के साथ साथ इन नदियों पर एक प्लान बना दिया जिसको हम रिवर बेसिन प्लान कहते हैं। नदी घाटी नियोजन के अंतर्गत इसको आप जान सकते हैं। तो इन नदियों पर बड़े बड़े डैम बना करके उनसे नहरें निकाल दिया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई होने लगी, और उन्हीं डैम पर बड़े बड़े टारबाइन लगा करके जल विद्युत उत्पादन किया जाने लगा। जगह जगह पर मत्स्य पालन यानी मछली पालन का काम होने लगा, और नौकायन पर्यटन इन सब का भी कामकाज होने लगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो नदी आज के जो है 50 साल पूर्व एक मतलब विध्वंसात्मक कार्य करती थी, वही आज एक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। वही रिवर्स आज हमारे लिए एक रिसोर्सेज बन गए, संसाधन बन गए। यही कभी जो है प्रलय मचाते थे, तबाही लाते थे, लेकिन आज ये हमारे लिए संसाधन बन गए। इनके द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, नहरें निकाली जाती हैं, आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। इसी प्रकार से मैं बता दूं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं कि कोई भी संसाधन किसी एक क्षेत्र में प्रमुख संसाधन हो सकता है, और दूसरे क्षेत्र में वही तत्व, वही पदार्थ अनुपयोगी हो जाता है, वहाँ पर संसाधन नहीं रहता है। जैसे मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा नियाग्रा फॉल, जलप्रपात या एंजल जलप्रपात। इन सब पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा करके जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। विश्व के कई क्षेत्रों में जलप्रपातों द्वारा जो है बिजली पैदा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसी प्रकार के जलप्रपात छोटे छोटे बड़े बड़े अफ्रीका के कांगो बेसिन में, विश्वतरीखीय क्षेत्रों में, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में बहुत से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मनुष्य का ज्ञान और तकनीकी कुशलता नहीं पहुँच पाई। ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर ये रिसोर्सेज नहीं है। प्रक्रिया वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों पर इनसे जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, और ये क्षेत्र जो है पर्यटन की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए संसाधन है। इसी प्रकार से एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ, जैसे ओजोन लेयर, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, उसकी स्थिति है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है, संसाधन है, क्योंकि वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा होती है। तो वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्सेज है। इसी प्रकार से इस प्रकार से आपने देखा कि ओजोन लेयर भी एक प्रकार से संसाधन की श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर के हम एक निष्कर्ष बता दे रहे हैं कि कोई भी वस्तु, तत्व, पदार्थ, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की सहायता कर रहा है, तो उसको हम संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। वही हमारे लिए संसाधन है, जैसा कि हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बता दिया। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन के प्रकार, देखिए मुख्य रूप से संसाधन जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिसको प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप भेंट प्रदान किया है, जिसको मनुष्य नहीं बना सकता है, केवल नेचर ही हमें प्रदान कर सकता है, वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे अगर हम देखें मुख्य रूप से तो क्या कहते हैं, स्थल, जल और वायु, इन तीनों के जो संघटक हैं,
वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे स्थलीय भाग पर मृदा है, मिट्टी है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक संसाधन है, जल है, प्राकृतिक संसाधन है, हवा है, हवा के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ये सब नेचर की देन है, इसको प्रकृति ने ही हमें प्रदान किया है, इसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। ऐसे संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इस धरातल के अंदर भी स्थित बहुत से धात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं, जिनके बारे में अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। तो वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, धरातल के अंदर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जिस संसाधनों की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा, मानवीय संसाधन। अब मनुष्य ने क्या किया कि इस प्राकृतिक धरातल पर अपनी सुख सुविधा के लिए तमाम चीज़ें अपने आप से बना दी। रहने के लिए उसने आवास बनाया, चलने के लिए सड़कें, मोटर वाहन, उस पर यातायात के साधन बनाया, हवाई जहाज़ बनाया, रेलगाड़ी बनाई, अपने व्यक्तिगत भी वाहन रखे। तो इन सबको हम ह्यूमन रिसोर्सेज या मानवीय संसाधन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की बौद्धिक कार्यकुशलता, वो भी एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है, जिसका विकास मनुष्य ने स्वयं किया। तो ये सभी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे रिवर्स, नदी एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति की देन है, लेकिन उस नदी पर डैम बना करके नहरें निकालना, जल विद्युत का उत्पादन करना, इसको मनुष्य ने जो है अपने रूप में तब्दील कर दिया। तो ये जो है मानवीय संसाधन हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसाधनों को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। वह संसाधन जिसको प्रकृति ने हमें प्रदान किया है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और वह संसाधन जो मनुष्य अपनी सहायता के लिए, अपनी सुविधा के लिए जिसको मनुष्य ने बनाया है, वो सब मानवीय संसाधन कहलाते हैं। यहाँ तक कि जैसे ये विद्यालय हमारा है, इसको मनुष्य ने शिक्षा की प्राप्ति के लिए बनाया, तो ये विद्यालय जो है एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी प्रकार से चिकित्सालय को देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, वो भी मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य की देख रेख के लिए बनाया, तो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो भी मनुष्य के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, वो सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। चलिए, एक दूसरा विभाजन है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो जैविक संसाधन में हम ये देखते हैं कि इसमें जो है मुख्य रूप से ऐसे संसाधन आते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। ऐसे तत्व जिसमें जीवन पाया जाता हो उसको हम जैविक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। समस्त प्रकार के पादप समुदाय, समस्त प्रकार के जंतु समुदाय, जो भी इनकी प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, छोटे से लेकर बड़े तक, इनमें जीवन पाया जाता है। इन सबको हम जैविक संसाधन के रूप में जानते हैं। अब इसी प्रकार से इनमें जो है ये जैवमंडल के संघटक के रूप में होते हैं और इनमें पुनरुत्पादन करने की क्षमता होती है। दूसरा है अजैव संसाधन, इनमें जीवन नहीं होता है, लेकिन ये जीवन के लिए एक आधारभूत तत्व प्रदान करते हैं, इसलिए इनको अजैव संसाधन कहा जाता है। इनमें जीवन नहीं होता है, ये जीवन के लिए एक बेस प्रदान कर देते हैं। जैसे स्थल, जल और वायु, इनके जो संघटक हैं वो मुख्य रूप से अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी इनमें जीवन तो नहीं होता है, लेकिन ये जीवन के लिए आधारभूत तत्व हैं, बेस प्रदान करते हैं। अगर स्थल और जल वायु का अनूठा संगम नहीं होता तो शायद इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। हमारे पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर जीवन इसीलिए पाया जाता है क्योंकि स्थल, जल और वायु का एक अनुकूलतम संयोग पाया जाता है, इसीलिए जीवन की उत्पत्ति होती है।
अगर हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को देखें तो कई बार इस पृथ्वी पर जीवन का आगमन हुआ और कई बार महाप्रलय हुआ, जीवन नष्ट हो गया। लेकिन पुनः जीवन इसीलिए स्थापित हो जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थल, जल और वायु ये तीनों अनुकूलतम मात्रा में पाए जाते हैं और अन्य ग्रहों पर इनकी उपस्थिति अनुकूलतम मात्रा में नहीं है। कहीं पर स्थल जल है तो वायुमंडल नहीं है, कहीं स्थल और वायु है तो वहाँ पर जल ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अब हम चलते हैं एक दूसरा विभाजन जो संसाधन का है, वो है विकास एवं उपभोग की दृष्टि से। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संसाधन और दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी क्लास 10th में मिल जाएंगी, जिस हिसाब से उसमें लिखा है उसी के क्रम अनुसार हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में भी तमाम सुविधाएं प्राप्त होती रहें। वास्तविक संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनकी इस पृथ्वी पर मात्रा ज्ञात है, जिसको मनुष्य ने अपनी तकनीकी और ज्ञान बौद्धिक कार्यकुशलता से पहचान लिया है और उनको खोज निकाला है कि वह इस धरातल पर कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। तो ये जो है इनकी मात्रा जो है क्या है, वो ज्ञात है, पता है कि वो कितनी मात्रा में है। जैसे वास्तविक संसाधनों में हम देखें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के खनिज तेल ये कितनी मात्रा में है, प्रत्येक देश में उनका कितना स्टोर है धरातल के अंदर, ये पता लग चुका है लगभग सभी देशों में। तो ये वास्तविक संसाधन है जिनकी मात्रा हमको ज्ञात है। इसी प्रकार से जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयला है, जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयला है उसकी भी मात्रा ज्ञात है। उस देश ने अपने तकनीकी सहायता से ये पता कर लिया है कि हमारे यहाँ कितना भंडारण की क्षमता है, कितने भंडार हैं कोयले के। तो उन्हीं को हम कहते हैं वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो चुकी है। बहुत से भारत में कई राज्यों में उनकी संभावित मात्रा ज्ञात हो चुकी है कि इतना हमारे पास स्टोर है, अगर इसका ज़्यादा हम दोहन करते हैं तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। दूसरा है संभाव्य संसाधन, ऐसे संसाधन इस पृथ्वी पर जिनकी मात्रा पता ही नहीं है कि कितनी मात्रा में वो विद्यमान हैं, उनको जो है हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। इसमें नहीं पता है कि कितनी मात्रा विद्यमान है, उसको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। लेकिन भविष्य में ज्ञान और तकनीकी की सहायता से उन संसाधनों को हम खोज निकाल सकते हैं। जैसे लद्दाख घाटी में कुछ यूरेनियम के जमाव पाए जाते हैं, केरल में मोनोजाइट खनिज का निक्षेप पाया जाता है। तो भविष्य में हम उससे कितनी मात्रा में एनर्जी पैदा कर सकते हैं या कितनी मात्रा में उसमें हैं, वो हमारा नहीं पता चल पाया है। वो संभावना है कि भविष्य में इतने हो सकते हैं, उनको नई तकनीकी नए ज्ञान के द्वारा खोजा जा सकता है। जैसे जो कोस्टल रीजन होते हैं, तटवर्ती क्षेत्र होते हैं प्रत्येक देश के, तो उन तटवर्ती देशों में जो उनका एक एरिया होता है समुद्र का, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, तो उन समुद्र के जो कोस्टल एरिया में निचले भागों में भी तमाम प्रकार के खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन विद्यमान हैं जिनको भविष्य में खोजा जा सकता है, उनको निकाला जा सकता है। लेकिन अभी वो ज्ञात नहीं है कितनी मात्रा में है। तो समुद्री संसाधन बहुत ही अपार है, उसको अभी खोजबीन करने की ज़रूरत है और खोज के द्वारा ही ये पता चल सकता है कि वो कितनी मात्रा में संसाधन विद्यमान है। तो दो प्रकार के संसाधन हैं संभावना की दृष्टि से, एक वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है और एक ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा नहीं ज्ञात है, भविष्य में उनको खोज निकाला जा सकता है। अगला है वितरण के आधार पर कहाँ पर कितने संसाधन स्थित हैं। तो ये भी दो प्रकार का होता है।
वितरण के आधार पर। एक संसाधन है सर्वव्यापक संसाधन और एक है स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण है उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। सर्वव्यापक संसाधन का मतलब ये होता है कि जैसे जो सभी जगह पर विद्यमान हो, सभी जगह पर पाए जाते हैं, उसको हम सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और स्थानिक संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं जो किसी एक सुनिश्चित क्षेत्र में, इनको लोकलाइज रिसोर्सेज भी कहा जाता है, यानी एक निश्चित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, यानी वो सभी जगह नहीं पाए जाएंगे। जैसे भारत में कोयला की खानें, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, खनिज तेल, ये पूरे भारत में इनका वितरण नहीं है। कहीं उत्तर प्रदेश में पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है। खनिज तेल मुंबई हाई में पाया जाता है, असम के दिग्बोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी, मोरान हुरिजन क्षेत्र में पाया जाता है, गुजरात में अंकलेश्वर में पाया जाता है, लेकिन कहें सभी राज्यों में समान रूप से वितरण है तो नहीं है। तो ऐसे संसाधन को हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। कोयला झरिया में ज़्यादा पाया जाता है, सभी स्थानों पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो सर्वव्यापक संसाधन जो सभी जगह पर हैं, जैसे सर्वव्यापक संसाधनों में वायु, जल मतलब पीने योग्य जल सभी जगहों पर नहीं है, लेकिन जल की मात्रा लगभग है, केवल कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं है। तो इसमें वायु में ऑक्सीजन सभी जीवधारी ग्रहण करते हैं, तो वो भी सर्वव्यापक संसाधन है। हवा सर्वव्यापक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग सभी स्थानों पर पड़ता है। सौर ऊर्जा। तो ये क्या संसाधन है? ये सर्वव्यापक संसाधन है, ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। दूसरा है स्थानिक संसाधन, जो केवल स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं, जैसे कोयला, सभी देशों में इनकी स्थितियां नहीं हैं। पेट्रोलियम यानी खनिज तेल, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना, चांदी, विश्व के कुछ ही देशों में इनके संसाधन भंडार विद्यमान हैं, कुछ ही देशों में इनकी स्थितियां पाई जाती हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम स्थानिक संसाधन कहते हैं या लोकलाइज रिसोर्सेज कहते हैं, जो किसी स्थान विशेष पर ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब एक संसाधनों का प्रकार और है पुनः प्रयोग के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को कहते हैं जिनको हम एक बार प्राप्त करें, पुनः प्राप्त करें, पुनः प्राप्त करें। ओके? कहने का मतलब है ऐसे संसाधन जिसको हम ज्ञान और तकनीकी की सहायता से बार बार उपयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे हमने सोलर प्लांट लगाया, अपने छतों पर सोलर पैनल लगा दिया छोटे छोटे, उनसे हम पंखा चला रहे हैं, बिजली जला रहे हैं, टेलीविज़न जला रहे हैं, तो एनर्जी प्राप्त हो रही है, उसको हम खर्च कर दे रहे हैं। कल फिर सूरज निकलेगा, फिर धूप खिलेगी, फिर वो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सौर ऊर्जा जो है, ये क्या है? ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय संसाधन। क्योंकि प्रतिदिन धूप निकलने से प्रतिदिन हम सोलर पैनल द्वारा अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और प्रतिदिन जो है विद्युत ऊर्जा का उपभोग करते हैं। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये संसाधन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में धूप यानी सूर्य का प्रकाश की उपलब्धता है, वहाँ पर सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं, उनके विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में और विश्व के कई देशों में
सोलर पैनल के द्वारा अब गाड़ियों का संचालन हो रहा है, जैसे बैटरी रिक्शा चल रहे हैं, उसी तरह उन छोटे छोटे वाहनों के ऊपर सोलर प्लेट लगा दी गई है और उससे एनर्जी कन्वर्ट होती है और कुछ दूरी तक हम उनको वाहनों को चला देते हैं। इसी प्रकार से समुद्र के द्वारा लहरों और धाराओं द्वारा समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों पर लहरें निरंतर चलती हैं, तट से टकराती हैं, तो बहुत से देशों ने उस तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या किया है, बड़े बड़े जो है प्लांट लगा दिए हैं, टरबाइन लगा दिया है। तो वो लहरें आती हैं, टरबाइन से टकराती हैं, टरबाइन घूमता है, दूसरी तरफ जल स्टोर होता है, फिर जल वापस जाता है समुद्र में, फिर टरबाइन घूमता है। तो इससे क्या है, एक एनर्जी स्टोर होती है और ऐसी ऊर्जा को हम लहर ऊर्जा या धारा ऊर्जा या ज्वार भाटा के आने से ऊर्जा, टाइडल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं। हम विश्व में ऊर्जा के संसाधन पढ़ाते समय इसको हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हवा द्वारा जो एनर्जी पैदा की जाती है, पवन एनर्जी, ये भी एक रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। हवा प्रतिदिन चलेगी और प्रतिदिन हम विंड वेन द्वारा जो है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके उपभोग कर सकते हैं। तो ये एनर्जी के रेन्यूएबल एनर्जी के जो है मुख्य उदाहरण हैं जिनसे हम बार बार जो है ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ये है क्या? ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग कर लें और वो समाप्त हो जाएं, दोबारा हम उनका प्रयोग ना कर सकें, ऐसे संसाधनों को हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनकी मात्रा हमारे धरातल पर एक सुनिश्चित अनुपात में है जिनका हम उपभोग कर रहे हैं और भविष्य में ये संसाधन समाप्त हो सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इनका हम प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा पैदा नहीं होंगे। जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, ये जो खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन हैं, ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। इनकी धरातल पर एक निश्चित मात्रा में है। यदि मनुष्य इनका अंधाधुंध अविवेकपूर्ण दोहन करेगा तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे और हमारी पृथ्वी इन संसाधनों से वीरान हो जाएगी। तो ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इस अनवीकरणीय संसाधन के बदले में नवीकरणीय संसाधन को खोज निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, जो आपका मुख्य सिलेबस में दिया गया है, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। अब इसको समझिए क्या होता है, फिर इसका हम विश्व वितरण बताते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। देखिए, वनस्पतियाँ नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों वृक्षों के रूप में हो, वन के रूप में हो, चाहे घासों के रूप में हो, चाहे लताओं के रूप में हो, महालताओं के रूप में हो, या कटीली झाड़ियों के रूप में हो, या टैगा टुंड्रा के मास लिचेंस, इन सब के रूप में हो, तो वो सब मिला करके नेचुरल वेजिटेशन कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित वे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जिनको उगाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं रहता है, यानी बिना मानवीय हस्तक्षेप के
स्वतः उगती हैं, ऐसी वनस्पतियों को हम नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। इसमें आप जान सकते हैं मुख्य रूप से, जैसे मैंने बताया कि ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के मिट्टी और जलवायु के योगदान से स्वतः उगती हैं। इनका निर्माण, इनका विकास स्वतः होता है। हालांकि बहुत से स्थानों पर मनुष्य ने इसमें हस्तक्षेप उत्पन्न किया है, वृक्षों का कटान किया है, टैगा टुंड्रा वनों का नुकसान किया है, घास क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों में तब्दील कर दिया है। लेकिन छोटे मोटे पैमानों पर इन वनस्पतियों की क्षति अगर होती है, इन वनों का क्षति होता है, तो इनके अंदर भी एक स्वतः नियामक क्रियाविधि होती है, होम्योस्टेटिस मेथड होता है, जिसके द्वारा ये पुनः जो है पुनर्जनन की क्षमता रखते हैं। लेकिन यदि बड़े पैमाने पर इनको नाश कर दिया गया तो वहाँ पर इनमें एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे ये समाप्त होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के प्राकृतिक वनस्पति उस वनस्पति को कहते हैं जो मुख्य रूप से स्वतः उगती है और जलवायु और मिट्टी का इसमें योगदान रहता है, क्योंकि मृदा के द्वारा तमाम प्रकार के पोषक तत्व ये वनस्पतियाँ प्राप्त करती हैं। मृदा से ही जल को ग्रहण करती हैं, नमी को ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से मृदा और ऊपरी भाग से यानी वायु का टेम्परेचर, आर्द्रता, इन सब का प्रभाव इन वनस्पतियों पर देखने को मिलता है। तो मैं बता दूं, इन वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे जलवायु है। अगर टेम्परेचर अधिक है, वर्षा अधिक है, तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन पाए जाएंगे। अगर भौमिकीय दृष्टि से, उच्चावची विषमताओं से कोई ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कोटधारी वन पाए जाते हैं। दूसरा, मिट्टी की विशेषता जिस प्रकार से होती है, अगर बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, मरुस्थलीय मृदा है, तो वहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाएंगी। मृदा कहीं पर उपजाऊ है, वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या मृदा सामान्य है, तो वहाँ पतझड़ वनस्पति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जलवायु, मृदा, उच्चावच और अंडरग्राउंड वाटर और तमाम जैविक और तकनीकी कारक ऐसे हैं जो किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करने का काम करती हैं। चलते हैं हम वनस्पतियों के प्रकार, कितने प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं इसको हम देखते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 भाग में प्राकृतिक वनस्पतियों को बांटा गया है। पहला है वन, फॉरेस्ट। दूसरा है घास समुदाय, ग्रासलैंड। और तीसरा है मरुस्थलीय वनस्पतियां। और चौथा है टैगा या टुंड्रा। इन्हीं 3 के बारे में पढ़ना है। फॉरेस्ट एरिया के में जो वन पाए जाते हैं, जिनमें जंगल, अभी इसको मैं बता रहा हूँ। घास, जिनमें घासों की अधिकता होती है, वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियाँ जो डिजर्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं, मरुस्थलीय एरिया में पाई जाती हैं। और टैगा टुंड्रा जो उत्तरी ध्रुवीय में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तापक्रम को ये सहन कर लेती हैं, उन क्षेत्रों में ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो एक एक वनस्पतियों के बारे में हम चलते हैं और उसको हम देखते हैं कहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेस्ट। वन, यस लगा दीजिए, फॉरेस्ट। देखिए, वन जो है मुख्य रूप से कई भागों में बांटे गए हैं। हमारी इस पूरी पृथ्वी पर एक मिनट, देखिए, एक वन है जो ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है, उसको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की 2 विशेषताएं हैं। एक वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं,
एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरा जो किसी समय विशेष में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उनको हम पतझड़ कहते हैं। कि एक ऐसा मौसम आता है पतझड़ का जब वृक्ष अपनी पत्तियों को धरातल की सतह पर गिरा देती हैं, उसको हम पतझड़ कहते हैं। तो दो प्रकार के वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सदाबहार वन और एक पर्णपाती वन। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम सब मुख्य रूप से आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वन के बारे में हम बता दे रहे हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। या वर्षा वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट। ये क्षेत्र आप जानते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया था कि विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वर्षा रेंज जो है 200 से 250 सेंटीमीटर, टेम्परेचर भी 27 से लेकर के 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन क्षेत्रों में रहता है। तो यहाँ पर जो है चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उष्ण आर्द्र, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैंने कहा था उष्ण आर्द्र वन भी इनको कहा जाता है, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। क्योंकि इन वनों में जो है पत्तियाँ गिरती रहती हैं और हरी भरी उगती रहती हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो सदाबहार वन होते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि तापक्रम अधिक, वर्षा अधिक और आर्द्रता अधिक। इसलिए यहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्रों में बहुत ऊंचे ऊंचे वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर ऊपर से 1-2 किलोमीटर ऊपर से जाकर के हवाई जहाज़ से आप देखिए, एरोप्लेन से, तो पूरा ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से एक हरा भरा गलीचा दिखाई दे रहा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों में जो है सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों को भेद करके जमीन पर ही नहीं पहुंच पाता है। बहुत वन सघन होते हैं, ये वन कठोर लकड़ी के होते हैं। ये सब इन वनों की विशेषता होती है। विषुवत रेखीय सदाबहार वनों की विशेषता मुख्य रूप से ये होती है। तो इनको मैं बता दूं, टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री, और इन क्षेत्रों में उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और लताएं, महालताएं, उपरलताएं, लगभग 60 से 70 फीट वृक्षों की ऊंचाई होती है। और अमेजन बेसिन में इन वनों को मुख्य रूप से सेल्वाज कहा जाता है। सेल्वा वन आपने सुना होगा, ये परीक्षाओं में भी कई बार आया है कि सेल्वा वन किसे कहा जाता है। तो अमेजन बेसिन के वनों में इनको जो है मुख्य रूप से सेल्वा वन कहे जाते हैं। पूरे विश्व में इनके मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के। पहला क्षेत्र है कांगो बेसिन, अभी इसको हम चित्र में आपको दिखा दे रहे हैं, कांगो बेसिन क्षेत्र में। दूसरा है अमेजन बेसिन क्षेत्र में, और तीसरा है इंडोनेशिया, मलेशिया, इस क्षेत्र में। कांगो बेसिन या मेडागास्कर में भी है यहाँ पर। और तीसरा है मलेशिया, थाईलैंड, इस क्षेत्र में है मुख्य रूप से, जो पहाड़ी एरिया हैं मलाया के, जहाँ पर हमने बताया था कि सेमांग जनजाति निवास करती है। तो उन क्षेत्रों पर ये इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार है। भारत में ये जो है पश्चिमी घाट और कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इन वनों में मुख्य रूप से महोगनी जो वृक्ष होते हैं,
महोगनी, एबोनी और रोजवुड, लागवुड, ये नाम है इनके। रोजवुड, लागवुड, रबड़, ये वृक्ष जो है इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ताल, तेड़, तेलताड़, ये वृक्ष जो है इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो मैं बता दूं अब भी एक मानचित्र के द्वारा, जैसे हमने आपको बताया था हाँ, ये क्षेत्र है विषुवत-रेखीय क्षेत्र, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों पर जो कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है, हमने बताया था जहाँ पर पिग्मी जनजाति निवास करती है, तो इन क्षेत्रों पर जो है मुख्य रूप से इन विषुवत-रेखीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। दूसरा, दक्षिणी अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है अमेजन बेसिन का है, तो इस क्षेत्र में भी जो है विषुवत-रेखीय सदाबहार वनों पाए जाते हैं। यहाँ पर इनको सैलवा के नाम से जाना जाता है। ये वृक्ष लगभग 80 से 100 फीट तक, कुछ विशेषताएं हैं इनकी आप जान लीजिए विषुवत-रेखीय सदाबहार वनों की या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। इनमें जो है लगभग 80 से लेकर के 60 से लेकर के 80 फीट की ऊंचाई तक के वृक्ष पाए जाते हैं। कुछ वृक्ष 100 फीट ऊपर भी होते हैं। हाँ, 100 फीट तक भी कुछ वृक्ष होते हैं। हमने बता दिया कि एक ही स्थान पर इन वृक्षों की अनेक किस्में होती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये लगभग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इनमें कठोर लकड़ियाँ होती हैं, चौड़ी पत्ती वाले ये मुख्य रूप से होते हैं। इनका ऊपरी भाग जो है बिल्कुल एक सघन होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इन क्षेत्रों पर बहुत से जंगली पशु और जानवर होते हैं। हमने बताया बटेर, गुंजन, हिरन, बंदर, चीता, उल्लू, लोमड़ी, गिलहरी, गौरिल्ला, चिंपैंजी, जितने भी विविध प्रकार की प्रजातियां हैं वो इन विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। दूसरा चलते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन। इनको मानसूनी या पतझड़, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें होता क्या है, पतझड़ चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। ये एक मौसम विशेष में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और ज़्यादातर ये पूर्वी एशिया क्षेत्र में, भारत के पूर्वी भाग में, मध्य पूर्वी भाग में ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर इन वनों वाले क्षेत्रों पे मुख्य रूप से वर्षा 50 से लेकर के 150 सेंटीमीटर या 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा इन क्षेत्रों में होती है और टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म काल का टेम्परेचर जो होता है वो 27 से 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल का टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड इसके आसपास होता है। कहीं पर कुछ ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर कुछ कम हो जाता है। साल, सागौन, इसमें वृक्ष कौन कौन से हैं जान लीजिए। साल, सागौन, आम, शीशम, नीम, महुआ, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे अपने इस उत्तर भारतीय क्षेत्र में भी ये वृक्ष एक समय विशेष में अपनी पत्तियों को धरातल के नीचे गिरा देते हैं। इनको उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ये दो प्रकार के वृक्ष, दो प्रकार की जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एक एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन जिनको कहा जाता है, और दूसरा ऐसे वन जो इन वनों के थोड़ा सा पूर्वी भाग में स्थित हैं और जहाँ पर वर्षा 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ पर पतझड़ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, चौड़ी पत्ती वाले
मानसूनी वन या पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें भी मानसूनी क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्र ऊंचे होते हैं जहाँ पर कुछ शुष्क वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे बबूल, खेजड़ी, और कुछ जो है अधिक वर्षा वाले भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बांस, शिनकोना, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में। दूसरा हम बता रहे हैं आपको टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्णकटिबंधीय वन। तो शीतोष्णकटिबंधीय वन में पहला जो वन है, ये सेकंड पार्ट आपका है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसमें पहला है भूमध्य सागरीय वन। आप भूमध्य सागर को देखेंगे, यहाँ पर एक मानचित्र के माध्यम से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ और भी मानचित्र को दिखा करके इसको स्पष्ट भी कर दे रहा हूँ। हाँ, ये भूमध्य सागर है और इस भूमध्य सागर के इस एरिया में, इसके तटवर्ती भागों में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको हम भूमध्य सागरीय वन कहते हैं, क्योंकि पछुआ हवाओं के द्वारा यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ पर ज़्यादातर जो खट्टेदार वृक्ष होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं, उनकी बहुतायत संख्या में इनकी संख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अंगूर, जैतून और क्या कहते हैं, अंजीर, बबूल, सोनवर, सहतूत, ओक, चेस्टनट, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र एक तो भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में, एक कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में, और दूसरा जो है कैलिफोर्निया में इनको चपराल वनों के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको, मध्यवर्ती चिली और दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये वन मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय वन इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में इस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं और पछुआ हवाओं के द्वारा शीतकाल में इनमें वर्षा होती है, मौसम सामान्य सा रहता है। इनको हम एक क्लिप के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं कि वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं मुख्य रूप से। देखिए, अभी जो मैंने बताया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ध्यान से देखिएगा, ये जो शेड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये अमेजन बेसिन का एरिया जो बिल्कुल डार्क में दिखाई दे रहा है, रेड डार्क में, यहाँ पर कांगो बेसिन, और यहाँ पर देखेंगे तो मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसको मैंने बताया था। और इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद में दूसरा है जो अभी आपने देखा कि पतझड़ वनस्पतियाँ, जो मानसूनी वनस्पतियाँ हैं। मानसूनी वनस्पतियों का क्षेत्र ये है, ये देखिए, ये देखिए। और अभी जो मैं बता रहा हूँ क्या कहते हैं, मेडिटेरियन विश्व, क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, ये देखिए भूमध्य सागर है, इसके आसपास क्षेत्र वाला ये जो भाग होता है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियों का विस्तार पाया जा रहा है। और यहाँ पर भूमध्य सागर के आसपास, यहाँ कैलिफोर्निया के पास में, यहाँ दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और यह ऑस्ट्रेलिया के इन क्षेत्रों पर जो है कुछ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में और कुछ दक्षिणी, ये जो इस हल्का नीला से बना हुआ है, ये भूमध्य सागरीय वनस्पति के रूप में है। तो इनको मुख्य रूप से मैंने बता दिया कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ और एवरग्रीन फॉरेस्ट और मानसूनी पतझड़ वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध के गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय। चलिए वैसे लिख रहे हैं जल्दी से। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, साइबेरिया और हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं। ये ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल में, इसमें ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है और शीतकाल में हिमपात होता है। इनकी भी लोकेशन अभी मैं मानचित्र पर बता दे रहा हूँ। और इसके बाद में मुख्य रूप से जो है
इन वनों में जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से यूकलिप्टस पाए जाते हैं, और ओक, एल्म, बीच, एस, हिकोरी, चेस्ट, ये सब भी पाए जाते हैं। एक है शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन। ये वन जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन और टैगा टुंड्रा वनों के बीच में पाए जाते हैं। अगर यदि हम ग्लोब यहाँ पर बनाएं तो ये मान लीजिए कोणधारी वन है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में शीतोष्ण पर्णपाती हैं, तो यहाँ पर कुछ कोणधारी और कुछ जो है टैगा टुंड्रा वनस्पतियों के लक्षण इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पर मिश्रित वन इन क्षेत्रों को कहते हैं। इनमें क्या कहते हैं, एस्पेन, एस, बर्च, विलो, एल्डर, इनके वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब चलते हैं, एक है शंकुधारी वन या कोणधारी वन। देखिए इनकी जो मुख्य विशेषता होती है, कोनीफेरस, शंकुधारी वन या कोणधारी वन, ये टैगा रीजन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जहाँ पर 15 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाइयाँ होती हैं। खासकर साइबेरिया क्षेत्र में 50 से लेकर के 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में इनकी स्थिति होती है यहाँ पर टैगा वन। तो इनमें होता क्या है कि ज़्यादातर जैसे बर्फीले क्षेत्र होते हैं, तो जो यहाँ पर हिमपात होता है, इसके कारण ये जो है कोन के आकार में इनकी पत्तियाँ झुक जाती हैं। इनमें स्प्रूस, हेमलॉक, लार्च, फर, पाइन, चीड़, देवदार, इन सब के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये भी एक सदापर्णी वन होते हैं, और इनकी एक विशेषता ये होती है शंकुधारी वनों की कि ये वन जो है कोमल लकड़ी के होते हैं। कोमल लकड़ी होने के कारण इनका प्रयोग जो है तमाम रूपों में किया जाता है, जैसे दिया सलाई बनाने में और कृत्रिम रेशा बनाने में, प्लास्टिक के सामान बनाने में, लुगदी कागज़ को मुख्य रूप से बनाने में इन शंकुधारी कोणधारी वनों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में इनकी संख्या भी कम होती जा रही है, इन पर अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि इनका उपयोग, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपने अभी तक ये देखा कि मुख्य रूप से वनों के प्रकार में आपने देखा, एक तो है उष्णकटिबंधीय वन, जिसमें एक सदाबहार वन और एक पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उसके बाद में आपने देखा भूमध्य सागरीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, और फिर मिक्स वन, मिश्रित वन, और फिर शंकु वन। इन वनों के बारे में आपने पढ़ लिया कि कितने प्रकार के वन होते हैं। अब इस वन समुदाय के बाद में एक समुदाय और बचता है वनस्पतियों का, प्राकृतिक वनस्पतियों का, जिसको हम कहते हैं घास समुदाय। सेकंड पार्ट है आपका घास, ग्रास लैंड। इसमें होता क्या है कि इन क्षेत्रों पर जहाँ पर घास पाए जाते हैं, ज़्यादातर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जहाँ पर ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते थे, उन्हीं के आसपास सीमावर्ती वृत्ताकार क्षेत्रों में ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं, घास की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी दो प्रकार के हैं, एक उष्णकटिबंधीय जो 10 से 20 डिग्री में पाए जाते हैं, और एक शीतोष्णकटिबंधीय जो टेम्परेट जोन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इनको दो प्रकार की घास क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसमें हम मुख्य रूप से आपको बता दे रहे हैं जो उष्णकटिबंधीय, अभी मैंने बता दिया कि जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उन्हीं के चारों तरफ की एरिया में जहाँ पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, उन्हीं क्षेत्रों में थोड़ा सा उत्तर और दक्षिण में 10 से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये घास पाए जाते हैं। इनको कहाँ पर, परीक्षाओं में आपके यही पूछा जाता है, इन वनस्पतियों को कहाँ पर किस नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों को वेनेजुएला में इसको कहते हैं लानोज, और
ब्राज़ील में इसको कहते हैं कंपास। देखिए दक्षिणी अमेरिका में दो प्रकार की वनस्पतियां हैं, एक कंपास एक पंपास। तो ब्राज़ील में जो है उसको कंपास कहते हैं, और अर्जेंटीना में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको हम पंपास कहते हैं। तो ये वेनेजुएला में लानोज, ब्राज़ील का क्षेत्र में जो है ये कंपास, और इसी प्रकार से एक और है अफ्रीका, मध्यवर्ती अफ्रीका में इसको सवाना ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। इनकी लोकेशन अभी मैं आपको मानचित्र पर दिखा दे रहा हूँ। तो ये हैं क्या कहते हैं ट्रॉपिकल जोन के ग्रासलैंड, जो वनों के आसपास के क्षेत्रों पर जहाँ पर थोड़ी सी वर्षा की कमी हो जाती है उन क्षेत्रों पर ये वनस्पतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनको भी हम मानचित्र में दिखा दे रहे हैं। अब एक और है घास क्षेत्र, टेम्परेट यानी शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं जहां पर 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। जैसे जो वर्षा होती है, जैसे पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर वर्षा होती है, और ट्रॉपिकल यानी चक्रवातों द्वारा जो वर्षा होती है ट्रॉपिकल जोन में, वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में होती है। तो ये जो शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र पाए जाते हैं ज़्यादातर ये मध्यवर्ती महाद्वीपों के भागों में पाए जाते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका कहिए, उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों इसमें सम्मिलित है। इसमें मुख्य रूप से जो वनस्पति है वो है प्रेरी। दूसरा ब्राज़ील में है अर्जेंटीना, यानी दक्षिणी अमेरिका कह सकते हैं इसको। दक्षिणी अमेरिका या इसमें कहते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में इसको पंपास कहते हैं। अब देखिए रूस में इस वनस्पति को कहते हैं स्टेपी। दक्षिणी अफ्रीका में इस वनस्पति को कहते हैं वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं डाउन्स, और न्यूजीलैंड, कैंटरबरी के नाम से इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। अब उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों में जहाँ पर ये मैदानी भागों में होती हैं वहाँ पर स्थानीय रूप में इसको बफेलो या ग्रामा कहा जाता है, और चरवाहों का ये मुख्य रूप से क्षेत्र रहा है। हमारी जो पशुचारक जनजातियाँ रही हैं वो ज़्यादातर इन्हीं घास के आसपास क्षेत्रों पर, पर्वतीय भागों या पर्वतीय तटीय भागों पर वो निवास करती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का एक दूसरा स्वरूप है घास, वो उनकी ये प्रजातियां हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में उस घास का नाम क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ और है पुष्टाज। हंगरी में इसको पुष्टाज कहते हैं, छूट रहा था ये। हंगरी में इसको पुष्टाज के नाम से जाना जाता है। तो ये है ग्रासलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी या उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना में पंपाज, रूस में स्टेपी, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड कैंटरबरी, हंगरी में पुष्टाज। ये हो गया आपका ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, दोनों के बारे में हमने बता दिया। इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है, सामान्य परीक्षाओं में तो ये पूछा जाता है। अब इसके बाद में हम चलते हैं मरुस्थलीय वनस्पतियों के बारे में। डिजर्ट वेजिटेशन, मरुस्थलीय वनस्पति। ये वनस्पतियां विश्व में मरुस्थलीय भागों में ही पाई जाती हैं। थार डिजर्ट, अरब डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, आटाकामा डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, इन सब क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को
जो ना तो पूर्णतः वृक्ष के रूप में होते हैं और ना पूर्णतः घास के रूप में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है 25 से 50 सेंटीमीटर। मरुस्थलीय एरिया दो प्रकार का होता है। एक एरिया ये होता है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको हम शुष्क मरुस्थल कहते हैं। और एक मरुस्थल कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसको हम अर्ध शुष्क मरुस्थल या सेमी डिजर्ट एरिया कहते हैं। तो ज़्यादातर ये वनस्पतियाँ सेमी डिजर्ट एरिया में ही मिलती हैं, मरुस्थली के उन भागों पर जहाँ पर वर्षा थोड़ा सा 25 से 50 सेंटीमीटर हो जाती है। तो ये वनस्पतियाँ ज़्यादातर अभी हमने बता दिया इन मरुस्थलीय भागों में सोनोरन मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, अरब मरुस्थल, इन सब क्षेत्रों पर ये वनस्पतियों का जो है मुख्य रूप से वितरण पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो है बबूल, खेजड़ी, कटील झाड़ियाँ, एकेसिया, मैक्सवीट, सेज, मारुल और कुछ गूदेदार पौधे इन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इनका भी वितरण अभी हम मानचित्र पर आपको दिखा दे रहे हैं। और लास्ट में एक बनता है टैगा या टुंड्रा वनस्पति। लास्ट में है टुंड्रा वनस्पति, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था आपको। टुंड्रा वेजिटेशन जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, मैंने एस्किमो बालक के बारे में आपको पढ़ाया था। ये क्षेत्र लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश सर्किल में मुख्य रूप से टुंड्रा रीजन पाया जाता है, जहाँ पर एस्किमो जनजातियाँ निवास करती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि 9 महीने 8 से 9 महीने तक ये होता है शीतकाल का मौसम, और केवल 3 महीने होता है ग्रीष्मकाल का मौसम। उसी 3 महीने में वर्षा भी होगी हिमकणों के रूप में, उसी 3 महीने में थोड़ा सा धूप भी निकलेगी और उसी में पतझड़ का भी मौसम रहेगा। तो उन क्षेत्रों पर मास, लीचेंस, ये सब वनस्पतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। मॉसस, लाइकेंस, घास, सेज और कुछ बौने पौधे और कुछ रंग बिरंगी फूल पत्तियाँ जो है सतह पर दिखाई देती हैं। उसी को कैरिबो, रेंडियर, ये सब जो है जानवर आते हैं चरने के लिए। और ये उन्हीं क्षेत्रों पर पाए जाते हैं जो आर्कटिक सर्किल के क्षेत्र हैं, जहाँ पर बर्फ़ पिघलती है और फिर ज़मीन की सतह थोड़ी सी दिखाई देती है, वहीं पर ये वनस्पतियाँ मुख्य रूप से उग आती हैं। तो ये था टुंड्रा रीजन, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में 60 डिग्री के उत्तर सर्किल के ऊपर जो है मुख्य रूप से ये पाई जाती हैं। इनमें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे झाड़ीदार टुंड्रा, घास टुंड्रा और मरुस्थलीय टुंड्रा। तो कुल मिलाकर के आपने वनस्पतियों के बारे में देखा कि ये वनस्पतियाँ एक वन के रूप में, दूसरा घास के रूप में, तीसरा मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में और टैगा टुंड्रा के रूप में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या हैं, यानी संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और इन संसाधनों में मुख्य रूप से आपने प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ा। अगला जो चैप्टर है वह है आपका खनिज संसाधन। मैंने सोचा था कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, तो चलिए थोड़ा सा जहाँ तक हो पाता है देखते हैं खनिज संसाधन के बारे में। दूसरा संसाधन का मुख्य है मिनरल रिसोर्सेज या खनिज संसाधन। सबसे पहले जान लेना है कि खनिज संसाधन क्या होते हैं और इनको निकालने की प्रक्रिया क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य अर्थों में खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जो धरातल के अंदर चट्टानों की संधियों में पाए जाते हैं और उनको उत्खनन करके निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अर्थात खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको धरातल के अंदर उत्खनन क्रिया द्वारा निकाला जाता है। तो ये सामान्य चीज़ हो गया कि यही खनिज है जो पदार्थ हम धरातल के अंदर से निकालते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से खनिज की 3 विशेषता मुख्य रूप से होती है। एक विशेषता ये होती है कि खनिज का एक रासायनिक संगठन होता है। रासायनिक संगठन का मतलब उसका एक केमिकल फीचर्स होता है, उसमें कुछ रासायनिक तत्व भी होते हैं खनिज में जो पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता होता है कि इनका एक निश्चित एटॉमिक यानी परमाणुवीय
संरचना होती है। और तीसरा, इनका अपना एक व्यक्तिगत भौतिक गुणधर्म होता है, वजन जैसे रंग, ये भी एक इनका धर्म होता है। तो ये तीन विशेषताएं जिस पदार्थ में पाई जाती हैं उसको हम मुख्य रूप से खानन कहते हैं। और ये खनिज संसाधन ज़्यादातर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है चट्टानों की संधियों में पाई जाती हैं और इनको उत्खनन की प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। इन खनिज संसाधनों के बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अगर एक बार हम इन खनिज संसाधनों का प्रयोग कर लिए तो दोबारा ये समाप्त भी हो सकते हैं, या इनको बनने में एक बहुत बड़ी भूगर्भिक प्रक्रिया संपन्न होगी, तभी ये खनिज संसाधन बन सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि खनन क्या होता है। अभी हमने बताया कि तीन चीज़ें इसमें जाननी है, खनन, माइनिंग, ड्रिलिंग, और एक होता है आखनन। इन तीन के बारे में जान लीजिए। खनन का मतलब ये होता है कि जब पदार्थों को हम धरातल के अंदर से निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम खनन या माइनिंग कहते हैं। यानी खनिजों के अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया धरातल के, ये माइनिंग या खनन कहलाती है। अब एक चीज़ और होता है ड्रिलिंग, या इसको हम कहते हैं प्रवेधन। प्रवेधन ड्रिलिंग में ये होता है कि कुछ खनिज जो है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 500-600 मीटर पाए जाते हैं, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो 8-10 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा गहराई में स्थित होते हैं। तो उतनी बड़ी मात्रा में जो है खान को नहीं खोदा जा सकता है 15-16 या 20 किलोमीटर की गहराई तक। उसमें क्या किया जाता है कि उसमें एक ड्रिलिंग माध्यम से उसमें छेद करके उन खनिजों को निकाला जाता है। जैसे प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, इनको जो है हम ड्रिलिंग के माध्यम से धरातल के अंदर से बाहर निकालते हैं। तो यही प्रक्रिया अत्यधिक गहराई में स्थित खनिजों को जिस ड्रिलिंग के माध्यम से निकाला जाता है उस प्रक्रिया को हम प्रवेधन कहते हैं। तो ये प्रवेधन की सहायता से हम गहरे भागों में स्थित निक्षेपित खनिजों को जो है बाहर की तरफ निकालते हैं। और एक होता है आखनन। आखनन में होता क्या है कि धरातल की ऊपरी सतह के आसपास जो खनिज स्थित होते हैं उस ऊपरी सतह को खोद करके हम निकाल लेते हैं, तो उसको जो है हम मुख्य रूप से आखनन कहते हैं। चलते हैं, हम देखते हैं खनिजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार। पॉज करो। हम देखते हैं कि खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज उन धातुओं को कहते हैं जो खनिजों में धातु के रूप में स्थित होते हैं, और जब हम उनको धरातल के अंदर से निकालते हैं, उनको शोधित करते हैं, परिष्कृत करते हैं, तो उसमें हमें धातु प्राप्त होता है। ये कच्चे पदार्थ के रूप में खनिजों में मौजूद होती हैं, और जब हम इनको गलाते हैं या इनको संशोधित करते हैं तो उनसे हमें धातु प्राप्त होती है। ये कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, और इनका जो वितरण है मुख्य रूप से जहाँ पर इग्नियस रॉक्स पाई जाती है, आग्नेय चट्टानें, उन क्षेत्रों पर ये मुख्यतः जो है पाए जाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, टिन, सोना, चांदी, ये सब जो है धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, ये धात्विक खनिज के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। मैंने बता दिया कि चट्टानों के जब खनिज को हम निकालते हैं तो उसमें जो धातु का अंश पाया जाता है, तो ऐसे खनिजों को हम धात्विक खनिज कहते हैं। इसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये सब धात्विक खनिज है। दूसरा होता है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें कोई धातु नहीं पाया जाता है, उसको हम अधात्विक खनिज के रूप में
जानते हैं। अधात्विक खनिजों में मुख्य रूप से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती है, इनकी एक विशेष चमक होती है। इन पर अगर हम थोड़ा सा भी प्रहार करें तो ये मुख्य रूप से टुकड़ों में टूट जाएंगी और ये परतदार चट्टानों में प्राप्त होती हैं। इनको हम पीट करके किसी दूसरे रूप में नहीं ढाल सकते हैं। जबकि जो धात्विक खनिज होते हैं इनके स्वरूप को बदला जा सकता है। जैसे लोहा है, लोहा को गला करके आप किसी भी चीज़ को आप बना सकते हैं मुख्य रूप से। तो जो अधात्विक खनिज होती है इसमें जैसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला होता है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है। फिर उर्वरकों में नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास और जो कुछ रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात, इसमें डायमंड, रूबी, और फिर कुछ द्रव्य के रूप में होते हैं, भूद्रव्य के रूप में नमक है, जिप्सम है, गंधक है। तो ये सब मुख्य रूप से अधात्विक खनिज के रूप में आते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। धात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइड। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, नमक, जिप्सम, अभ्रक, नाइट्रेट, फास्फेट, ये अधात्विक खनिज होते हैं। अब मुख्य रूप से हमें जो आज देखना है वो ये देखना है, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से है, कि विभिन्न प्रकार के खनिज किन किन देशों में, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन खनिजों के वितरण के बारे में देखना है। क्योंकि आप प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसमें एक सामान्य जानकारी सभी खनिजों के बारे में होनी चाहिए, और कौन सा खनिज का मुख्य क्षेत्र क्या है, कहाँ पर कौन सा देश उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, कौन से उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, कौन से तृतीय स्थान पर है, या भंडारण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर कौन सा देश है। इस क्रम को आपको जानना है। तो यहाँ पर मैं उन खनिजों के बारे में बता दे रहा हूँ, लौह के बारे में, मैग्नीज के बारे में, बॉक्साइड के बारे में, और तांबा, सोना, चांदी, जो भी धात्विक खनिज हैं उनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद में धात्विक खनिजों के बारे में ही मुख्य रूप से बताएंगे, और उसके बाद में इनका उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लौह अयस्क आयरन ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा इस यांत्रिक सभ्यता की मुख्य धुरी है। किसी भी चीज़ को अगर बनाना है, चाहे वो घर के दरवाजे हों, चाहे रेल की पटरियां हों, या मोटर कार के डिब्बे हों, उन सब में लोहे का अंश कहीं ना कहीं रहता है। एक छोटी सी सुई से लेकर के एक बड़े हवाई जहाज़ तक के निर्माण में लोहे की प्रासंगिकता बनी हुई है। ये धरातल के अंदर मुख्य रूप से एक खनिज के रूप में विद्यमान होते हैं, जिनको हम उत्खनन के द्वारा बाहर खान से निकालते हैं और फिर इनको शोधित करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। आप जानते हैं मशीन, वायुयान, रेल, टैंक आदि के निर्माण में, रेलों के निर्माण में, पुलों के निर्माण में, सब जगह पर बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी इनका इस्तेमाल लोहे का किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं कि लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है। पहला है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक उत्तम किस्म का लोहा होता है जिसमें धातु की संपन्नता लगभग 60 से 72% तक जिन लौह खनिजों में लौह अयस्क में पाया जाता है उसको हम मैग्नेटाइट की श्रेणी में रहते हैं। इसमें एक उत्तम गुण पाया जाता है और इसमें चुंबकीय शक्ति भी होती है, इसका रंग भूरा होता है। तो ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है जिसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं। दूसरा है हेमेटाइट। ये हिंदी इंग्लिश दोनों इसका एक ही वर्जन है। हेमेटाइट में 60 से 70% तक धातु संपन्नता होती है, यानी जो धातु का अंश होता है वो 60 से 70% तक हेमेटाइट में होता है। पूरे विश्व में भारत जो है हेमेटाइट का उत्पादन मुख्य रूप से करता है और भारत में उत्तम किस्म की हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। इसके बाद में नंबर तीसरा है लिमोनाइट। लिमोनाइट इसको हम भूरा अयस्क कहते हैं और इसमें धातु संपन्नता
30 से 50% तक मुख्य रूप से पाई जाती है। और लास्ट में है सिडराइट, इसमें घटिया किस्म का ये होता है, इसमें 10 से लेकर के 40% तक धातु पाया जाता है। ये निम्न कोटि का लोहा माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लोहे के मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। सबसे उत्तम क्वेश्चन का होता है मैग्नेटाइट 60 से 72%, जिसमें धातु का अंश होता है। दूसरा हेमेटाइट 60 से 70%। तीसरा लिमोनाइट ये 30 से 50% और सिडराइट 10 से 40%, इसमें लोहे का अंश मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इसके बाद में हम चलते हैं कि लोहे का उत्पादन किन देशों में होता है, प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं, मेजर कंट्री कौन कौन से हैं जो लोहे का उत्पादन करते हैं। तो पहले कुछ 2018-19 का आंकड़ा है, उसमें जान लीजिए। नंबर 1 पर इसको हम कहते हैं विश्व वितरण, यानी लोहा पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नंबर 1 उत्पादन में प्रेजेंट टाइम में ये है चीन। चीन में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन। याद रखिएगा, परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा होता है और दूसरा भंडारण कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चीन में। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील, और चौथे नंबर पर है आपका भारत। ये 4 क्रमांक आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा, जो 2018-19 के डेटा के अनुसार ये है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 2 महीना 3 महीना पहले इसको देख लेना पड़ेगा कि कौन सा प्रथम स्थान पर है। जैसे कुछ समय बाद 17 के आसपास जो है ब्राज़ील पहले स्थान पर था। अब प्रेजेंट टाइम में चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील है, क्योंकि इन देशों का क्रम भी देखना पड़ता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि चीन में कहाँ कहाँ पर लोहा पाया जाता है। चीन में मुख्य रूप से मंचूरिया, सांतुंग, सांसी, आंगसान और नांगलिन पैंकी। मंचूरिया, सांतुंग, सैंसी, पैंकी, ये सब ऑस्ट्रेलिया के लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। चीन के लोहा उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जो सबसे प्रमुख हैं उन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे पिलबरा तथा हेमेस्ले 2 क्षेत्र हैं। एक तो पहला है पिलबरा और दूसरा है हेमेस्ले। याद रखिएगा, चीन में मंचूरिया, सांतुंग और ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा और हेमेस्ले, ये जो है 2 लोहे की मुख्य खाने पाई जाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील भी किसी समय पर ये लोहे के उत्पादन में पहला स्थान था। ब्राज़ील में एक है मिनास जिरास राज्य। आप ब्राज़ील का मैप देखेंगे, ये तो ये ब्राज़ील का मैप है। ये ब्राज़ील का पठारी भाग है, यहीं पर मिनास जिरास राज्य है। तो ब्राज़ील के मिनास जिरास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है इटाबिरा पहाड़ी। तो इस इटाबिरा पहाड़ी में जो है मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इटाबिरा पहाड़ी किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो है लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ पर है? ब्राज़ील में, मिनास जिरास राज्य में। अब चलते हैं भारत में। भारत में चूँकि ये अलग से हमें पढ़ाना है भारत के बारे में, इंडिया ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में। तो भारत में जो लोहा है मुख्य रूप से झारखंड पहला है, झारखंड। दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़,
और चौथा है कर्नाटक, और भी है गोवा है, महाराष्ट्र भी है, वहाँ पर भी छिटपुट रूप में लोहे का उत्पादन होता है। तो झारखंड का एक जिला बहुत फेमस है, उसका नाम है सिंहभूम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहे का उत्पादन होता है। यहाँ पर दो खाने हैं, एक है नोवामुंडी और दूसरा है गुआ। ये दो खानों से जो है लोहे का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उड़ीसा में क्योंझर, मयूरभंज, ये दो नाम आपको आएंगे। तो क्योंझर और मयूरभंज, इन दो क्षेत्रों से, खानों से मुख्य रूप से, इन जिले का नाम है, तो इन क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से लोहे का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही प्रसिद्ध खान है, दुर्ग में पड़ता है, बस्तर की बेलेडीला खान। बस्तर की बेलेडीला खान, ये याद रखिएगा, ये बस्तर की बेलेडीला खान विश्व की सबसे प्रसिद्ध यंत्रीकृत खान मानी जाती है। यानी भारत में तो ये बहुत ही चर्चित है, बस्तर की बेलेडीला खान। तो ये आपने देखा भारत में जो है ये खनिज संसाधन किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक छोटा सा मैप बना करके मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि अभी मैं मैप में इस चीज़ को दिखा दूंगा। ये जो एरिया है पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा मिनरल्स इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहीं पर लोएस्क, बेलेडीला खान भी है, क्योंझर, मयूरभंज, जो भी अभी भी हमने नाम गिनाए हैं, गोवा, नोवामुंडी, वो सब इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। भारत में मुख्य रूप से खनिज की 3 पेटियां हैं, उत्तरी पूर्वी, और ये कि यहाँ पर पेटी पाई जाती है, और एक यहाँ पर छोटी सी पेटी पाई जाती है। तो 3 क्षेत्र जो है खनिजों के मुख्य रूप से भारत में है। तो ये हो गया भारत में लोहा का वितरण कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद में हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोहे का निक्षेप है, यहाँ भी उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। वो मुख्य रूप से ज़्यादातर महान झील क्षेत्रों पर ही पाया जाता है। ये महान झील क्षेत्र है और यहाँ पर लोहे का निक्षेप इसी के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलों के क्षेत्र में, इनमें कई जो है पहाड़ी पठारी क्षेत्र हैं, जिससे मेसाबी रेंज, मेसाबी, गोगेबिक, मिनोमिनी, सुइना, ये सब आप पुस्तकों में देख लीजिएगा इनका स्पेलिंग, ताकि गड़बड़ ना होने पाए। तो मेसाबी रेंज मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछा गया है एक बार परीक्षा में कि कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील क्षेत्र में है और लोहा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो मेसाबी, गोगेबिक, मिनोमिनी, सुइना, मार्क्वेट, ये 5 श्रेणियाँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी हिस्से क्षेत्र पर महान झील के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जहाँ से लोहे का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। अब इसके बाद में आते हैं, लोहे का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और है भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसमें क्रिवोई राग, यूक्रेन कह सकते हैं, यूक्रेन में पड़ता है। ये परीक्षा में पूछा गया है, क्रिवोई राग, ये पड़ता है यूक्रेन में, इसको याद रखिएगा। ये भी लोहे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में स्वीडन आ जाइए, छोटे छोटे जो देश हैं। स्वीडन में एक है किरुना गैलवीरा, ये भी जो है स्वीडन का एक प्रसिद्ध लौह उत्पादक क्षेत्र है। और दक्षिणी अफ्रीका आ जाइए मुख्य रूप से, इसमें एक क्षेत्र है पोस्टमासबर्ग और ट्रांसवाल, पोस्टमासबर्ग
और ट्रांसवाल, यहाँ पर भी जो है लोहे का उत्पादन मुख्य रूप से मिलता है। तो आपने देखा कि लौह अयस्क किन किन क्षेत्रों में पाया जा रहा है भारत में, विभिन्न देशों में कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है। अब चलिए हम आपको एक मैप के माध्यम से दिखा दे रहे हैं कि इनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए लौह अयस्क के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में लौह अयस्क पाया जाता है। ये देखिए मेसाबी रेंज, उत्तरी अमेरिका का है क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। मेसाबी रेंज, मिनोमिनी, गोगेबिक, मार्क्वेट, सुइना, ये सब श्रेणियाँ इसी क्षेत्र में हैं। लेब्राडोर के क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। सेफ्राविले क्षेत्र है, वार्मेलियन श्रेणी है। यहाँ पर वेनेजुएला में पाया जाता है उत्तरी भाग में। ब्राज़ील में हमने बताया था मिनास जिरास और इटाविरा की खाड़ी। यहाँ बलाइवेरिया में, ट्रांसवाल क्षेत्र में। भारत में झारखंड, गोवा, इसका नाम अभी मैंने गिना दिया कि इन क्षेत्रों में है। चीन में जो है ये सब, ये रूस का क्षेत्र है, यूराल, कारागांडा, सुदूर पूर्व, KMA, क्रिबोइराग, ये यूक्रेन में हमने बताया था। लॉरेन फ्रांस में है। मिडलैंड ये ब्रिटेन में पड़ेगा। डोनमेरा, किरुना, ये सब क्षेत्र जो है लोहे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन दिखा दिया गया है मतलब भर का। और फिर ये ऑस्ट्रेलिया में जो है देख लीजिए कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये है मुख्य रूप से लौह अयस्क का वितरण, किन किन क्षेत्रों में लौह अयस्क पाया जाता है। तो आगे की तरफ हम चलते हैं, आते हैं। अगला जो संसाधन है वो है मैग्नीज। दो चीज़ों को हम मुख्य रूप से पढ़ ले रहे हैं। मैग्नीज का प्रयोग हम मुख्य रूप से लौह पूरक धातु के रूप में करते हैं। मैग्नीज का स्वयं में महत्व नहीं है, लेकिन ये लोहे में मिला करके इससे अन्य प्रकार की धातुएं बनाई जाती हैं। ये धारवाड़ युगीन अवसादी सेलों में पाई जाती हैं। मैग्नीज का 95% लौह पूरक धातु के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी निर्माण में, खाद्य सामग्री में और रेगन में लेप लगाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मुख्य रूप से मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला जो क्षेत्र है वो भी मैग्नीज का है, चीन। चीन में मुख्य रूप से पैंकी क्षेत्र पड़ता है, मंचूरिया में। ये मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। मंचूरिया में पड़ता है। दूसरा है हुनान, तानसुंग और भूटान क्षेत्र। हुनान और तानसुंग, भूटान क्षेत्र। दूसरे देश को हम लेते हैं दक्षिणी अफ्रीका में किम्बरले। दक्षिणी अफ्रीका में दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये पोस्टमासबर्ग जो अभी मैंने बताया था, और दूसरा है ट्रांसवाल। ये थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र हैं दक्षिणी अफ्रीका के। और तीसरा हम चलते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मैग्नीज का, जिसको हम कहते हैं अमापा। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। ब्राज़ील में अमापा क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन में है। और एक है यूक्रेन में निकोपोल, ये भी बहुत फेमस है, यूक्रेन में है निकोपोल, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि उत्पादन में नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर दक्षिणी अफ्रीका। याद रखिएगा, जो 2017-18 का जो आंकड़ा है उसमें नंबर 1 उत्पादनकर्ता जो है चीन है मैग्नीज उत्पादन में। दूसरा दक्षिणी अफ्रीका का है और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का। ये क्रम आप याद रखिएगा और परीक्षा आने के एक माह पूर्व इसको अपडेट कर लीजिएगा कि कौन सा किस क्रम पर है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। इसको आप स्लाइड के माध्यम से भी देख लीजिए। यह है लौह अयस्क और दूसरा है विश्व में मैग्नीज उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र। ब्राज़ील, अभी मैंने बताया, ब्राज़ील में अमापा क्षेत्र और मोटोग्रासो, ठीक है, यहाँ पेरू में, यहाँ पर चिली में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में,
और कुछ झील के पश्चिमी तट के सहारे और कुछ में यहाँ पर जो है फ्लोरिडा के उत्तर में, मोरक्को में, यूक्रेन में, यूराल में, भारत में और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 2 बिंदुओं पर दिखाई दे रहा है। और चीन का ये क्षेत्र जो अभी मैंने बताया आपको, मंचूरिया और हुनान तांसुंग, इन क्षेत्रों में मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो आज का ये पार्ट मैं समाप्त करता हूँ। इसके बाद में कुछ खनिज संसाधन और बचेंगे और कुछ मुख्य रूप से इन खनिज संसाधनों के साथ साथ में ऊर्जा संसाधनों को आपको पढ़ना है। तो देखिए वो दूसरे लेक्चर में मैं उनको कंप्लीट कर दूंगा और उसी में परिवहन, व्यापार, कुछ चीज़ों को और पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो इस चीज़ को आपने पढ़ लिया था। कुछ स्लाइड बाकी रह गई थी जिसको मैं नहीं दिखा पाया हूँ, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में मुझे मुख्य रूप से दिखाना था। तो इसको भी आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। नेचुरल वेजिटेशन मिनरल्स, हाँ, जैसे ये ग्रासलैंड, इसको मुख्य रूप से बताना था। ग्रासलैंड में जैसे मैंने बताया था प्रेरीज घास, चूंकि ये चीज़ छूट गया था। दूसरा यहाँ अर्जेंटीना में पंपास, लेकिन ब्राज़ील के ग्रासलैंड को कंपास कहते हैं। यहाँ पर है सवाना, यहाँ पर है वेल्ड, यहाँ पर है स्टेपीज और यहाँ पर भी सवाना रहेगा। और यहाँ पर जो है पंपास, ये गलत दिखा दिया है, यहाँ पर डाउन्स होगा। ये पंपाज नहीं बल्कि ये डाउन्स है, ये गलत दिखा दिया है। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के सिरे पर जो है वेल्ड पाया जाता है, सवानास ठीक है। तो ये जो है, और इधर टुंड्रा वनस्पति, तो ये मुख्य रूप से आपने देखा कि ये जो है ग्रासलैंड मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये था भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये देखिए यहाँ पर। दूसरा ट्रॉपिकल क्या कहते हैं, डेसिडियस, ये क्षेत्र है। माउंटेन फॉरेस्ट ये उत्तरी भाग में है। और मैग्रीव, ये जो दलदली भाग होते हैं उन क्षेत्रों पर यहाँ पड़ेगा। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर ये वनस्पतियों का ये पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने आज मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति के रूप में प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ा और उसके बाद में खनिज संसाधनों में लौह और मैग्नीज को पढ़ा और इसके साथ साथ ही रिसोर्स का कॉन्सेप्ट और खनिज से संबंधित कुछ जो विचारधाराएँ थी, कैसे उत्खनन का काम होता है, कैसे माइनिंग का और प्रवेधन की क्रिया, ड्रिलिंग की क्रिया क्या होती है, इसके बारे में आप जाना। तो इसी लेक्चर के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। शेष अगले में हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर के आएंगे। थैंक यू।